दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। आइए आज हम समझते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूल आपस में तभी रिएक्ट करते हैं जब उनके बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड तभी टूटते हैं जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और ऐसा ही कुछ कहा गया है कोलिजन थ्योरी के अंदर। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चों, इस क्लास के अंदर सबसे पहले जानते हैं हम कोलिजन थ्योरी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे अरेनियस इक्वेशन की। लेकिन पहले जरा इस कोलिजन थ्योरी के कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करें कि आखिर इस थ्योरी का मतलब क्या है। देखिए, हम जानते हैं रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दौरान एटम आपस में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एटम आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल और आयन एटसेट्रा। और ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं उसे हम मॉलिक्यूलरिटी के नाम से पहचानते हैं। जरा ये देखिए, ये आपके पास दो HI हैं, HI और HI के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो होगा ये कि पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, नए बॉन्ड बनना शुरू होंगे। इस कंडीशन को हम ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानते हैं। दोनों ही नाम याद रखिएगा। और फिर पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे, और इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि रिएक्शन तभी होती है जब ये आपस में टकराते हैं। अब सवाल उठता है कि जितने पार्टिकल आपस में टकराते हैं या नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। देखिए, जितने पार्टिकल टकराते हैं उसे तो हमने मॉलिक्यूलरिटी का नाम दे दिया। अब वो कितनी बार आपस में टकराते हैं इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जिन कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन होती है उसे इफेक्टिव कोलिजन और एक्टिवेटेड कोलिजन के नाम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलरिटी बताया। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, और कितने कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं पर सेकेंड, उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जब वो रिएक्शन देते हैं। देखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन के बीच में डिफरेंस याद रखना है। एक तो ये है कि आप कितनी बार एफर्ट्स कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है, और कितने एफर्ट्स में आप सक्सेसफुल हुए उन्हें इफेक्टिव कोलिजन्स के नाम से पहचाना जाता है। जैसे सपोज आप अपने हाथों को टकराते हैं, क्लैपिंग की साउंड होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपने हाथों को टकराया और वहां पर कोई भी साउंड नहीं हुई। जैसे कई बार होता है ना, आपसे कहते हैं कि भाई वेलकम हिम विद लाउड अप्लॉज, और आप में से कुछ बच्चे हल्की हल्की क्लैपिंग कर देते हैं जिसकी आवाज ना तो खुद को सुनाई पड़ती है ना किसी और को। तो वहां पर कोलिजन तो हो रहा है लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ऐसे कोलिजन्स जिनसे रिएक्शन होती है उसे इफेक्टिव कोलिजन के नाम से पहचाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई सभी कोलिजन्स इफेक्टिव क्यों नहीं होते? जितनी बार भी मॉलिक्यूल टकराते हैं हर बार में रिएक्शन क्यों नहीं हो जाती? अब इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होती। हमने आपको सिखाया था रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो एक एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से पहचानते हैं। अगर पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं और उनमें एनर्जी है ही नहीं, जैसे सपोज आप अपने हाथों को आपस में टकराते हैं क्लैपिंग की साउंड के लिए, लेकिन उसमें कुछ एनर्जी है ही नहीं, बहुत हल्के हल्के टकरा रहे हैं, तो साउंड कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि भाई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास हो सकता है इतनी एनर्जी ही ना हो कि वो रिएक्शन को वहां पर मिल पाए, हमें प्रोडक्ट मिल पाए। आप जैसे लाइफ में समझ सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है
कि आपका इंटरेस्ट होता ही नहीं और आपसे वही काम करने को कहा जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में नहीं होता, उनका इंटरेस्ट कॉमर्स में होता है। वो कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको साइंस दिलवा दिया जाता है। यानी उनके पास इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं कि वहाँ पे रिएक्शन हो पाए। तो हम यही कहेंगे कि पहला फैक्टर हो गया कि कोलिडिंग मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो रिएक्शन को करवा पाए, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। और दूसरा फैक्टर ये होता है लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन को देखिए इस तरह से मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ HI के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। अब इनके आपस में टकराने का एक मेथड तो देखिए ये होगा। एक मेथड ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकराए, आयोडीन आयोडीन से टकराए और इस तरह से पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, फिर पुराने पूरी तरह से टूट जाएंगे, नए बनेंगे और यहाँ पर आपको H2 मिलेगा, यहाँ पर आपको I2 मिलेगा। और दूसरा मेथड ये है कि HI आपस में टकराते हैं, हाइड्रोजन से आयोडीन, हाइड्रोजन से आयोडीन। तो जब ये आपस में टकराएंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, यानी रिएक्शन तो हुई, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, फिर पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो वही है जो आपका रिएक्टेंट था। यहाँ भी HI, यहाँ भी HI, यहाँ भी HI, यहाँ भी HI, प्रोडक्ट वही है जो आपका रिएक्टेंट था। तो रिएक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन का ना होना। हाइड्रोजन का आयोडीन से टकराना और यहाँ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। जैसे आप में से काफी बच्चे होंगे, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें पढ़ जाते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एग्जाम में आती ही नहीं। यानी एनर्जी है, काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने का उनको फल नहीं मिल पाता क्योंकि वो प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है। वो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं कर रहे जो उनके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए कई बार हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट वहां पे नहीं मिलता। तो दो ही कारण हैं, या तो एनर्जी का ना होना या प्रॉपर ओरिएंटेशन का ना होना। कभी देखना, अगर आप अपने हाथ से क्लैपिंग करते हैं और आप अपने हाथ को सीधे क्लैप ना करके उल्टे हाथों से क्लैपिंग करें, तो आप क्लैपिंग करते हैं, बहुत तेजी से आपस में हाथों को टकराते हैं, लेकिन साउंड नहीं आती क्योंकि वहां पे ओरिएंटेशन नहीं है। तो हमारी लाइफ में कोई भी प्रोसेस या कोई भी कार्य जब करना हो तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक प्रॉपर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए और फिर हम ओरिएंटेड हों, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हों, हम सही सिलेबस को पढ़ रहे हों, सही क्वेश्चंस को कर रहे हों, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है और इस तरह से आप एक खुश मिजाज बच्चे में बदल जाएंगे जिसके ख्वाब हमेशा पूरे होते जाएंगे। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हम समझ चुके हैं कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल टू ट्रिपल होती है। और अब बारी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है या रेट कांस्टेंट पे पूछा गया है। अगर रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पूछेंगे तो आपको करनी है अरहीनियस इक्वेशन। आइए जानते हैं अब इस कंसेप्ट को। अब कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जनरली ये कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो जल्दी जल्दी आपस में टकराते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कोलिजन होने लगते हैं और जैसे जैसे कोलिजन होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, तुरंत वहां पे रिएक्शन होती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जनरली ये पाया गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डबल होती है। एक्चुअल में हम कहें तो जनरली डबल टू ट्रिपल होती है, बट इन जनरल कहा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को टेम्परेचर कॉफिशिएंट ईटा के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर विद द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री, यानी रेट एट टी केल्विन, रेट एट टी प्लस 10, इसे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। और जैसा कि हमने कहा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल टू ट्रिपल होती है, तो इसका मतलब ईटा की वैल्यू डबल से ज्यादा, ट्रिपल से कम। ये इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती है। देखिए अगर आपसे कहते हैं एक रिएक्शन है, ईटा की वैल्यू है वहां पर 2, अब बताइए टेम्परेचर को मैं 295 केल्विन से बढ़ाता हूं
और 315 केल्विन तक लेके जाता हूँ। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क पड़ेगा? आपसे कहा ईटा 2 है, टेम्परेचर मैंने इतना बढ़ाया, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क पड़ेगा? तो ईटा के बारे में मैंने भी क्या कहा था, ये हमें बताता है कि 10 डिग्री के डिफरेंस पे रिएक्शन में कितना बदलाव आता है। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन डबल होती है। यानी 295 से जब हम 10 डिग्री बढ़ाएंगे यानी 305 केल्विन पे जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। फिर आगे को हम फिर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, यानी 2 into 2 रेट हमारी 4 times 2 raised to the power 2 हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। अगर कहते हैं यहाँ पर ईटा की वैल्यू है 3 तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना होती, फिर 10 डिग्री बढ़ाने पे 3 गुना होती। सो 3 into 3 वी कैन अंडरस्टैंड कि रेट हमारे पास कितनी बढ़ेगी। तो इस टाइप से आपने टेम्परेचर कॉफिशिएंट के मीनिंग को समझना है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट आगे अरीनेस इक्वेशन के न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको याद रखिएगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो हम दो टेम्परेचर पे लेते हैं जिनमें 10 डिग्री का डिफरेंस है, उसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि रेट बिकम डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आखिर ऐसा क्यों? देखो इस बात में ना कई बार बहुत सारे बच्चे कुछ गड़बड़ समझ जाते हैं। देखो कैसे समझते हैं। अब बच्चे तो साइंटिस्ट होते हैं, बच्चा तो बच्चा है, बचपना बच्चे में नहीं होगा तो किसमें होगा। अब जैसे किसी बच्चे को कहते हैं भाई आपने चाय बना के लानी है, तो बच्चा कहता है कि मैं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय बनाता हूँ तो चाय बनने में 5 मिनट का समय लगता है। अब बच्चे का दिमाग केमिकल काइनेटिक्स में दौड़ने लगता है, बच्चा एकदम से मिल्खा सिंह बन जाता है, दौड़ने लगता है, कहता है आज ही सर ने क्लास में पढ़ाया था कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डबल होती है। वो कहता है चलो मैं अब ऐसा करता हूँ, रिएक्शन को 110 डिग्री पे करता हूँ, तो ये तो मेरी चाय 2.5 मिनट में ही बन जाएगी। कल को मैं अगर चाय का बिजनेस खोल लेता हूँ तो मेरे को तो मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी, आमदनी डबल होगी। कहता है छोड़ो यार, एक काम करते हैं 120 डिग्री पे करते हैं और ये तो रेट ऑफ रिएक्शन और डबल हो जाएगी। अरे 1.25 मिनट में ही चाय पड़ोसी वाला 5 मिनट में बना रहा था, मैंने तो 1.25 मिनट में बना दी, मेरा तो मुनाफा बढ़ गया। फिर कहता है नहीं, अब तो मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ, अब तो चाय और जल्दी बनेगी, अप्रोक्सीमेटली 0.65 सेकंड्स के अंदर बन जाएगी। बच्चा खुश होता है, कहता है वाह, अब तो मैं कम से कम पहुंच ही गया, टाटा बिरला तक तो पहुंच ही जाऊंगा। कहता है अरे छोड़ो ना यार, और आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो रेंज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, अब चाय 0.325 सेकंड में बनेगी। कहता है नहीं, अब तो मुझे अंबानी को भी पीछे छोड़ना है, मैं सीधा से एक काम करता हूँ, मैं टेम्परेचर को 200 डिग्री कर देता हूँ। अब क्या होगा, मन में चाय का ख्याल भी नहीं आएगा सामने वाले के, उससे पहले ही चाय वहां पे तैयार हो जाएगी और ये तो चमत्कार हो जाएगा। आप समझते हैं क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमेशा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होगी? ऐसा नहीं होगा। जब आप टेम्परेचर 200 डिग्री बढ़ा देंगे तो सारा का सारा पानी जो आपने लिया था इवेपोरेट हो जाएगा और सारे सपने वहां चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि जब माल ही खत्म हो गया तो चाय कहाँ से बनेगी, बन ही नहीं सकती। तो देखिए, कंसेप्ट को जानना जरूरी है लेकिन उसकी हदों को भी जानना है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही होती जाएगी। एक कंडीशन ये भी आएगी कि रिएक्टेंट वहां पे डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये भी तो वहां हो सकता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल, उसका मेन कारण क्या है? हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पे तो डिपेंड करेगी। एक, ये कितनी जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, और इनका ओरिएंटेशन कैसा है। मैंने कहा ना कि जितनी जल्दी जल्दी टकराएंगे उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने कोलिजन इफेक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा रिएक्शन होगी। तो अब मैं इस बात को यहाँ पर बोल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पे डिपेंड करती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collisions are effective। जितने जल्दी जल्दी टकराएंगे उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी, और जितने मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा उनके कोलिजन इफेक्टिव होंगे। चलो ऐसा करते हैं, अब दोनों को अलग अलग देखते हैं। हम इस बात को ऐसे भी यहाँ बता सकते हैं, Z का मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, F का मतलब हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ
कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली पाया गया है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। इस तरह से ये प्रैक्टिकली पाया गया है। तो इसका मतलब अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को 10 डिग्री के डिफरेंस पे लेता हूँ, z ये हमने लिया टेम्परेचर, ये लिया 298 लिया, फिर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया, और जब हम सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ता है 1.017, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 1.017 का फर्क आता है, जबकि रिएक्शन तो डबल होती है। ये तो सिर्फ 1.017 बढ़ा, यानी ये तो एक ऐसी चीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में तो ज्यादा बदलाव आया ही नहीं। तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन्स इफेक्टिव हैं। देखिए अब इस बारे में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक ग्राफ को पढ़ना है, उस ग्राफ को समझना है। जैसे ये पाया गया कि भाई आपका लो टेम्परेचर था और लो टेम्परेचर पे ये पाया गया कि इस तरह से आपका ग्राफ आता है, सपोज इस तरह से ग्राफ आता है, और हम यहाँ पर ये कहते हैं ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इतने मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और नीचे एनर्जी है। तो हमने ग्राफ देखा T केल्विन पे, तो इस तरह से ग्राफ आया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर थी और जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर था, इनकी वजह से रिएक्शन हो रही थी। फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और हमने 10 डिग्री बढ़ाया, तो हमें इस ग्राफ को इस तरह से चेंज हुआ पाया। प्रैक्टिकली ग्राफ इस तरह से। अब इतने सारे मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर थी। पहले लो टेम्परेचर पे देख सकते हो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल थे जो इफेक्टिव वहां पर उनके आपस में कोलिजन हो रहे थे, रिएक्शन हो रहे थे। लेकिन जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव हैं डबल हो जाते हैं और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप इनका जवाब यहाँ से बहुत आसानी से दे सकते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस बात को अब आप यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ध्यान से, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पूछ रहे, रेट कांस्टेंट पे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट आपको बताना है, तो आपने यही टॉपिक बताना है। इसे हम अर्हीनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अर्हीनियस इक्वेशन कहें या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट कहें, ध्यान रखना। देखिए एक बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात मैंने आपसे कही कि ये डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, और फिर ये डिपेंड करती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव है इनके ऊपर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अर्हीनियस ने एक इक्वेशन दी K यानी रेट कांस्टेंट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को उसने A से रिप्रेजेंट किया और e रेज टू दी पावर माइनस E अपॉन RT ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव थे उनके बारे में कहा गया। A अर्हीनियस पैरामीटर या अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी या इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये कहा गया आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव थे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटा के अगर लिखें तो हम लिखेंगे ln K ln A माइनस E अपॉन RT। इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। तो अर्हीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। एग्जाम में अगर कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन लिखो तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ लेट एट टेम्परेचर T1, सपोज मैं कहता हूं लो टेम्परेचर T1 है। अब आप जानते हैं अभी मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी A पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम मानते हैं लेट एट टेम्परेचर T1, K है आपका K1, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज बनी रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहती है, R भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर मान लिया हमने T1। तो एट टेम्परेचर T1 इस इक्वेशन को ऐसे लिखा।
ऐसे ही टेम्परेचर हमने अगर कर दिया T2, तो T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ln K2 ln A माइनस EA अपॉन RT2, ये हमारी अगली इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे इतना हो गया और हायर टेम्परेचर पे ये हो गया। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी कैन राइट नाउ सब्ट्रैक्ट K1 फ्रॉम K2। K2 में से हमें K1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, अब ln A ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अदरवाइज पहले आप बेशक से इसी तरह से नोट कर लें, ln A EA अपॉन RT2, ये तो K2 की वैल्यू हो गई, और यहाँ ln A EA अपॉन RT1 ये वैल्यू होगी। नाउ अब A से A कैंसल आउट हो जाएगा, ये ln में है तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं, ln K2 बाय K1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। और अगर मैं जो कॉमन आता है उसको मैं यहाँ पर कॉमन ले लूं, यानी EA अपॉन R, सो दिस विल बी 1 बाय T1 1 बाय T2 ये आ जाएगा। और अगर इसका LCM यहाँ पर ले लिया जाए तो आप समझ पाएंगे EA अपॉन R, और ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, इस तरह से बनेगा। ln हटाने के लिए हम नाउ वी यूज 2.303 log K2 बाय K1, और बाकी सारा एज इट इज EA अपॉन R, और ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, इस तरह से एक्सप्रेशन लिया जाएगा। और फर्दर 2.303 को अगर यहाँ लेके जाएं तो log K2 बाय K1 EA अपॉन 2.303 R, और ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ये एक्सप्रेशन बनेगा। न्यूमेरिकल में हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट आपने बताना है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बताएंगे, यही सारी चीजें बताएंगे। अगर आपसे अरीनेस इक्वेशन कहते हैं तो आप अरीनेस इक्वेशन में इसको बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है, तो न्यूमेरिकल हमारा जनरली इसी फार्मूले के ऊपर पूछा जाता है, तो इस फार्मूले को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, याद करना है। इसमें एक छोटी सी चीज और जरा यहाँ पर ध्यान कर लें। देखें, अब हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2, ये डेरिवेशन अलग से करें, ln K ln A माइनस EA अपॉन RT ये हमारे पास है। चलो ln हटा दो, सो दिस इज 2.303 log K, एंड अगेन ये भी ऐसे ही हो जाएगा 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT। अब दोनों ही तरफ को 2.303 से डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दो तो 2.303 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा लेकिन इधर आ जाएगा। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ log K log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हमारे पास अगली इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस मेथड के दौरान, इस पूरे एक्सप्रेशन के दौरान आपने अरीनियस में ये कुछ बातें जरूर याद रखनी हैं। नाउ आइए अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो अरीनियस इक्वेशन में आपने इन बातों को याद रखा, ये हुआ। और उसके अलावा मैंने अभी आपको सिखाया था कि आपको ये फार्मूला भी याद रखना है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, इस फार्मूले को भी याद रखना है। A आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, E एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों को जनरली अरीनियस पैरामीटर के नाम से भी पहचानते हैं, अरीनियस पैरामीटर भी इनको कहा जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल में कहें कि भाई आपको अरीनियस पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से बनता है। चलिए न्यूमेरिकल के लिए पहले न्यूमेरिकल करते हैं इसी फार्मूले के ऊपर। यहाँ पर याद रखिएगा K1 है रेट कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर लोअर होगा उसको T1 मानना है। K2 है रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर हायर होगा उसे T2 मानना है।
ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जूल में भी हो सकती है, किलो जूल में भी हो सकती है, कैलोरीज में भी हो सकती है। बस इसी के अकॉर्डिंगली आर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है तो आर की वैल्यू 8.314, ये आप याद रखना। अगर ये किलो जूल में है तो आर की वैल्यू भी आप किलो जूल में लेंगे, और अगर कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू भी कैलोरीज में। इन सब बातों को याद रखो, बहुत आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं। पिछले 3-4 सालों में कहें तो न्यूमेरिकल इस टॉपिक में आते ही यहाँ से हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। एक अलग से इसके ये फार्मूला याद रख लेना, कई बार स्लोप निकालने को कहा जाता है तो वहां आपके पास फार्मूला तैयार है और आप इस फार्मूले से स्लोप को बता पाएंगे। तो ऐसे बच्चों हमने इस चीज को सीखा, इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब जरा एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया, rate constant of a reaction become triple when temperature changes from 27 to 127 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट EA। देखिए मैं बताता हूं आपको। नाउ इस न्यूमेरिकल को अब हम यहां दोबारा से लिखते हैं। द रेट कांस्टेंट बिकम 3 गुना, यहां कहा गया है कि रेट कांस्टेंट बिकम ट्रिपल। सो लेट्स सी। नाउ मान लो K1 इनिशियल रेट कांस्टेंट x था और फाइनल रेट कांस्टेंट 3 गुना हो गया, यानी 3x हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको मान लेंगे। तो मैं सीधा ही फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, log K2 अपॉन K1। तो ये हो गया 3x, ये हो गया x। नाउ EA एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, EA हो गया अपॉन 2.303। अब जनरली हम जानते हैं R की वैल्यू तो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। R जूल में भी हो सकता है, किलो जूल में भी, कैलोरीज में भी। कुछ ना कहा गया हो तो कोशिश करो कि इसको आप अगर आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल में निकाल दें तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इतना मान लेंगे। और फिर देखो T2 माइनस T1, T1 T2। T1 है लोअर टेम्परेचर केल्विन में, तो केल्विन के अंदर ये कितना हो जाएगा, देखो T1 कितना हो गया 273 प्लस 27 300 हो गया। और T2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे 273 प्लस 127 और ये सॉल्व करके आपका 400। तो हमारे पास T2 आ गया 400 और T1 आ गया आपके पास। बस इनको इस तरह से वैल्यू को पुट करना है। फिर तो आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। x से x कैंसिल आउट हो गया, log 3 मैंने पहले भी बताया था 0.4771। और बस इतनी सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेशन, हाँ ये देखो हम समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा जरूर है, लेकिन एग्जाम में इतना समय भी आपके पास बचता है कि इन कैलकुलेशन को वहां पर बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इनको सॉल्व करने के बाद 10.962 किलो जूल ये आपका जवाब आता है। इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मुश्किल नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट है। और क्या है यहाँ पर देख लो। अगला देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन 500 केल्विन और ये दिया गया है। इन पे रेट कांस्टेंट है, कैलकुलेट अरेनियस पैरामीटर EA एंड A, दोनों बताने हैं EAB और AB। तो अब क्या करेंगे, पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी यहां से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो पहले चीजों को अगर लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोअर टेम्परेचर है T1 जो कि आपको 500 केल्विन। अब इस पे जो भी कांस्टेंट होगा वो K1 आपको दिया गया है 0.02। हायर टेम्परेचर है आपका T2 जो कि है 700 और इसके ऊपर जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा K2 आपका। तो इस तरह से ये चीजें आ गई। बस वैल्यू पुट करो, log K2 यानी 0.07, K1 0.02। एक्टिवेशन एनर्जी आप इसको किलो जूल में ही बता दें तो बेहतर है। तो 8.314 इंटू 10⁻³ T2 माइनस T1, T2 है 700, T1 इतना हो गया। और इस तरह से आप जब इसमें वैल्यू आपकी पुट हो जाएगी तो यहाँ से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आएगी 18.23 किलो जूल, ये आएगी। फिर आपको मैंने बताया था log K is equal to log A minus E upon this is 2.303 RT। बस यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पुट करो। R कितना हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ T टेम्परेचर, आप यहाँ से कोई भी टेम्परेचर लें। अगर आप 500 केल्विन लेते हैं तो log K की वैल्यू 0.02 हो जाएगी
तो आप यहाँ से बेशक से T1 और K1 की वैल्यू को पुट कर दें और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम कहेंगे हमारा जवाब आएगा 18.23 एक्टिवेशन एनर्जी और A आएगा 1.61। अब ऐसे ही ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस टाइप का, इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आपने इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ कहा गया है एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 20 मिनट में, टेम्परेचर दिया गया है, और वही रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 5 मिनट के अंदर, टेम्परेचर दिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो हमें ये यहाँ पर T½ दिया गया है, हमें चाहिए K1 और K2 लेकिन गिवन है T½ तो हमें क्या करना है, फर्स्ट केस के अंदर हमें T½ दिया गया है तो यहाँ हम T½ की मदद से पहले फर्स्ट केस के लिए K निकालेंगे, उसे K1 मान लिया जाएगा। फिर सेकंड केस के T½ की हेल्प से हम निकालेंगे वैल्यू, उसे K2 मान लिया जाएगा और बस K1 आ गया, K2 आ गया, वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसको माना जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। अब देखिए मैं बता चुका हूँ, ये फार्मूला हो चुका, K1 K2 के बारे में हो चुका। अब एक दो बातें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा याद रखेंगे। स्लोप निकालना है तो आपको बताया, फार्मूला है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का न्यूमेरिकल आता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, उन्हें हमने x से रिप्रेजेंट किया, एंटीलॉग एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT। इस तरह से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है। और एक और आपने टाइप को यहाँ पर याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आया है कि नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसको सॉल्व करने के कई मेथड, एक बड़ा मेथड भी है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर लें। एंटीलॉग चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा ई है चेंज, यानी कितना डिफरेंस आया, 2.303 RT ये आ गया। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 300 केल्विन पे इतना है, और जब कैटलिस्ट डाल दिया गया तो लोड टू 50 यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया, पहले 60 था अब 50 डिफरेंस हो गया, 10 किलो जूल का आपके पास आ गया। कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। सो यू कैन अंडरस्टैंड आपने कैसे सॉल्व करना है। आपने सिंपल एंटीलॉग और फिर डेल्टा ई 10 आ चुका है, किलो जूल में है, अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314 क्योंकि किलो जूल में ही ली जाएगी, टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका जवाब 55 टाइम्स इस तरह से आएगा। बस इस बात का याद रखना है, आर की वैल्यू, आर की यूनिट ठीक ढंग से। एक और आपके प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर भी सामने दिया गया है, तो इस टाइप से ये न्यूमेरिकल करना ही करना है, इंपॉर्टेंट टाइप है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन हो गया, अभी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और एक ये क्वेश्चन हो गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब होमवर्क में ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ट्राई करना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, पूरा अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन यहाँ पर आपको बताना होगा। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया गया है 10 केल्विन, तो वही हो गया ना, K1 मान लो x, K2 मान लोगे आप 2x, और टेम्परेचर आपके पास है यहाँ पर 298 केल्विन, और इसमें जो बढ़ाया है 10 केल्विन यानी T1 इतना हो गया, T2 आपके पास इतना हो जाएगा। बस इन वैल्यूज से अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करें। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव है, वो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को आपने यहाँ से सॉल्व कर लेना है। इस तरह से दिस इज वी कैन से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको इस तरह से ट्राई करने की जरूरत है। अब बारी है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में जानने की। अब हम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर के बारे में बता रहे हैं। इन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब जरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको कहूंगा, उन क्वेश्चंस को ध्यान से आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4.1, यहाँ आपको कहा गया है कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, टाइम दिया गया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है,
टाइम मिनट में भी हो, सेकंड में भी हो, तो वही फार्मूला रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन 0.03 माइनस 0.02 इधर आ जाएगा। टाइम को मिनट में ले लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर मिनट में आ जाएगी, टाइम को सेकंड में ले लेंगे तो वो पर सेकंड में। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, आगे कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट्स। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 4.1 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आसान सही है। रेट लॉ दिया गया है, आपसे कहा ऑर्डर आप जानते हैं, इनकी पावर का सम, इसकी पावर आ गई 1/2, इसकी पावर 1 आ गई। बस आपने इसको सॉल्व कर लिया, 1.5 कह लो या 3/2 कह लो, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर, यानी आपसे कहा रेट ऑफ रिएक्शन है जहां कंसंट्रेशन पावर 2 सेकेंड ऑर्डर है। कंसंट्रेशन ऑफ X को हमने 3 गुना बढ़ाया, बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ X को 3 गुना बढ़ाया, यानी पहले अगर X था तो अब इसको हमने इतना कर दिया। बस अब इस पावर को सॉल्व कर लो तो ये कितने हो जाएगा, 9 टाइम्स। यहाँ पर आपका फर्क पड़ जाएगा। अगली में देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है और आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस टू इतना। तो वही आपका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसका इस्तेमाल करें, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। बस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 5 ग्राम, फाइनल लेफ्ट कितना है K दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका जवाब आएगा। ऐसे ही टाइम रिक्वायर फॉर डिकम्पोजिशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा। ऐसे ही ये भी मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा, और ये भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके कोलिजन इफेक्टिव होंगे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ऐसे बच्चों जरा हम आगे देखें, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट थे आपके पास, इन टेक्स्ट आपको दिए गए थे। अब बारी करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन की। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करने हैं, ये मैं पहले आपको लेक्चर के दौरान भी बता चुका हूँ। ये आपका आना चाहिए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ इतना बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको आपने पता लगाना है। आप किस तरह से पता लगाएंगे, देख लीजिए, रेट के कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ से आप K की वैल्यू से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और जब रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तो हमने आपको शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन सिखाए थे, उन एक्सप्रेशन से आप अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ये रिएक्शन है तो इनका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इनटू 3। तो वहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। फर्दर आगे देखो, ये आपके पास आ गया, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर दैट अफेक्ट द, ये आपको यहाँ हिंट दिया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमने शुरुआत में ही आपको बताए थे, ये फैक्टर वहीं से आपको कर लेने हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन, rate of the reaction is second order with respect to reactant, how the rate of reaction is affected if concentration of reactant is double or half। बिल्कुल अभी तो बताया था ऐसा कि रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन सेकंड ऑर्डर है, तो एक बार हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, यानी 2x कर दिया। तो फर्क कितना आएगा, 2 2 4, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और एक बार इसको हाफ किया तो यहाँ पर हम कहेंगे 2x की जगह वहां पर कितना मान लेंगे, 1/2x, और ये सॉल्व करके कितना आएगा, 1/4 टाइम। तो फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम, दूसरे केस में 1/4 टाइम ये हो जाएगा। What is the effect of temperature on rate constant? How can this temperature affect the rate constant? तो यहाँ पर आपको अरेनियस इक्वेशन बता देनी है, क्या होगी अरेनियस इक्वेशन, ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपने इनिशियल रेट मेथड वगैरह आपने सीखा ही था, तो वहां से आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए तो ट्राई करें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी कर पाए तो पास्ट तो यही बताता है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, मेथड भी बताया था कैसे करना है, प्रीवियस क्लास के अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है।
इसके बाद देखिए, अब ये जो C14 डेटिंग पे क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में नहीं, आपके फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपसे पूछ लेते हैं, जहाँ एज ऑफ सैंपल, तो केमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है, बट ये फिजिक्स में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपके ये काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4.16 इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रेट कांस्टेंट के दिया गया है, टाइम निकालना है, तो वही आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो जाएगा, लॉग इनिशियल अपॉन लेफ्ट, तो 1/16 वैल्यू यहाँ पे बचनी चाहिए, इनिशियल 1 मान ले, ये 1/16, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। In a first order reaction, show the time required for 99%। मैंने आपको T50%, T75% बताया था, ऐसे ही आपने यहाँ T99% और T90% का रिलेशन निकाल लेना है। रिलेशन निकाल लोगे, जवाब अपने आप आएगा। क्वेश्चन नंबर 4.19, वहीं पर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था T75 और T50% का, तो ये न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी हम आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से करा चुके हैं। आपके पास यहाँ से टाइम दिया गया है कि 30% होने में इतना लगता है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू को T½ के एक्सप्रेशन में आपने रखना है, और इस तरह से आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। तो इस फर्स्ट वैल्यू से k निकालेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और आपका जवाब बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे बच्चों, यहाँ आपको वही क्वेश्चन ये ऊपर दिया गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, SO2Cl2, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको। फर्दर देखें, ये अरीनेस इक्वेशन का हो गया आपके पास, और ऐसे ही ये तो आपका T½ का की दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग, यानी वही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, ए की वैल्यू निकालनी है आपने, log A0/A, ए की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन आपकी हो पाएगी यहाँ पर। ऐसे ही व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। T½ की वैल्यू से आप पहले K निकाल लेंगे, K = 0.693 अपॉन T½ और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये है हमारे लास्ट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये मैंने अभी आपको बताए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से ट्राई करना है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर क्या देंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन मेथड मैंने अभी अभी आपको बताया है, आप उस मेथड के जरिए इन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके जरूर देखिए, क्योंकि मेथड आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, बस जरूरत है उसको एग्जीक्यूट करने की, थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे जरूर होगा। और हर बुक में इनके सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं, बार बार अपने आप कीजिए, ट्राई कीजिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स की पूरी एनसीईआरटी बता दी, एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दी। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक एक बात अब आप जान चुके हैं, जो आजकल के पैटर्न के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए सारा सब कुछ जान चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी कंसेप्ट सारे के सारे आपके पास आ चुके हैं। जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है वहां से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि भाई रोज के आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं। अगर ये रूटीन इस लेवल पे आ गया तो अब आगे आने वाला नीट और जेईई एग्जामिनेशन आपके लिए हरगिज मुश्किल नहीं रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा, और आप बहुत इजीली अपनी इस करियर की उड़ान तक उड़ पाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।